हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पे कुछ लेक्चर मैंने पहले अपलोड किए हैं। आज इसका एक स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में क्वेश्चंस जो आते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर पे कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पे मैं दो तरीका की प्रॉब्लम चाहूँगा कि ज़्यादातर बुकों में क्या है 1D में डिस्कस है, तो 1D के साथ साथ मैं 2D भी डिस्कस करूंगा और 3 डायमेंशन तक जाऊंगा। तो यहाँ जो ये पूरा स्पेसिफिक लेक्चर चलेगा तुम्हारा वो परटर्बेशन थ्योरी आप लगाएंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। और कौन सी थ्योरी लगाएंगे? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। जहां तक कॉम्पिटिटिव दुनिया की बात है तो एक क्वेश्चन ऑलवेज आता ही आता है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से। और आगे के जो भी लेक्चर्स में दे रहा हूँ, चाहे वो डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन है, चाहे स्कैटरिंग है, चाहे वेरिएशन प्रिंसिपल है, सभी ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आगे सारे महत्वपूर्ण लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में जाएं तो पहले 1D से शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाने, फिर 1D से 2D में आएंगे, 2D से फिर 3D में जाएंगे, और फिर क्या आ चुका है उन्हें भी डिस्कस करूंगा, और क्या फ्यूचर स्कोप है उसे भी डिस्कस करूंगा। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है यहाँ जो लगातार पूछा गया, और इस तरीका के क्वेश्चंस देखे जाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि जब परटर्बेशन वीपी हमारा प्रोपोर्शनल चलता है एक्स या एक्स क्यूब या x5, यहाँ पे सभी ऑड वैल्यू है। डॉट डॉट का मतलब हो गया जब इसकी वैल्यू जो है ऑड रहती है x की। ये पोलिनोमियल है एक्स क्यूब x5 इस फॉर्म में। फिर दूसरी जो फॉर्म आती है यहाँ वो आती है हमारी वीपी, जहाँ पे परटर्बेशन पोटेंशियल एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। एक ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे वो आता है वीपी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 4, इस पर आ चुका है। वीपी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 6, यहाँ तक मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक जरूर पहुँचें, और 6 के बाद अगर एक्स 1 तक भी पूछता है तो आप प्रॉब्लमों को कैसे हैंडल करें। ये हमारा इनिशियल टॉपिक है जहां मैं डिस्कशन दे रहा हूँ। और एक साथ साथ जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि हम सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन कंसेप्चुअल कैसे अप्लाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, ये क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से क्या आया हुआ है वो भी मैं बता दूं तुम्हें। ये बहुत ज्यादा बार आता है, ये वाला बहुत बार आता है। इसमें सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, और ये सब और बाकी चीजें जी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम एनर्जी करेक्शंस के लिए जाते हैं तो एनर्जी करेक्शंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की। सबसे मैंने कह रखा है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस के बगैर परटर्बेशन थ्योरी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको याद ही होना चाहिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमसे कहता है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बता दें, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट फंक्शन n बराबर 0 में होता है। और ये सोते जगते आपको सब हर समय याद रखना है, m ओमेगा अपॉन पाई एच कट इसकी पावर 1/4 e की पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2h कट। इसको आप कभी भी किसी भी मोमेंट पर नहीं मिस करेंगे इस कंसेप्ट को। तो यहाँ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमें पता चला m ओमेगा अपॉन पाई एच कट और इसकी पावर 1/4 e की पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2h कट। ये ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एच कट में हम सब जानते हैं एच प्लैंक कांस्टेंट होता है और एच कट की वैल्यू h अपॉन 2 पाई होती है। और बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बाकी सब कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मास पे भी निर्भर करता है। कई बार तो क्वेश्चन देखो ऐसा पूछ लेता है, कहता है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बताओ किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं m पे कर रहा है मास पे, ओमेगा पे कर रहा है, x पे कर रहा है, तो ये 3 वेरिएबल हैं। तो यही ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ नंबर 1, इट इज द फंक्शन ऑफ मास, इट इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा, इट इज द फंक्शन ऑफ मास ओमेगा एंड x पोजिशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। हर समय सोचा करें कि भाई इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। फिर हम क्या करें कि एनर्जी करेक्शंस के लिए जाएं कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमें कैसे मिले। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है ई गैस। इसे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का जनरल एक्सप्रेशन ऑलवेज आपको याद रखना है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट परटर्बेशन पोटेंशियल साई नॉट इंटू डी एक्स। एक बच्चे क्या सोच रहे होते हैं
कि इस चीज को मैं फिर से क्लियर कर दूं, एक कंसेप्ट जिसे बच्चे जनरली गलत करते हैं और उसके वो सुने। इस एनर्जी करेक्शन के बाद आप ये ना सोचें, जैसे सपोज कि आप एनर्जी करेक्शन से आपका आ गया, तो ये ना सोचें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो n+12 ब्रैकेट में h का ओमेगा, ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं रहेगा। फिर आपकी जो एनर्जी है वो तो रहेगी रहेगी, ये एनर्जी करेक्शन उसमें ऐड हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या कंसेप्ट मिस करते हैं कि बस अब एनर्जी ये मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एनर्जी जो है पहले से ही हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमें पता है, वो एनर्जी है En=n+12 और h का ओमेगा, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन है वो ई गैस हो जाएगा, जो यहां से वैल्यू हमें मिलेगी। सपोज किया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन भी आ रहा है, तो उसको फिर E+E से शो करोगे। जनरली बच्चे क्या सोच रहे होते हैं कि अब तो एनर्जी ये रह गई सिस्टम की, नहीं, ये तो केवल एनर्जी में बदलाव है जो परटर्बेशन अप्लाई हुआ था उसकी वजह से। यस, और ये घट और बढ़ दोनों सकती है, कई बार जीरो भी रह सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, व्हाट आर द सिचुएशंस, इसके ऊपर सदा ऑलवेज डिपेंडेंसी रहती है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की। यहाँ ई गैस को जहां भी जब भी मैं कह रहा हूं तो दिस इज नथिंग रेदर देन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, इसको मिस ना करें। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, फिर हमें एक्स की लिमिट चाहिए। एक्स की लिमिट हर जगह सेम नहीं होगी। कभी आप सोचें कि कोई भी केस हो वहां पे एक्स की वैल्यू को सदा सेम ले लेंगे, एक्स की लिमिट चेंज होती है। पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो एक्स की लिमिट 0 से कैपिटल एल जाएंगे, अगर पार्टिकल एक्स बराबर 0 और एल के बीच लाई करता है। यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर में, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्लासिकल लिमिट में ये कहा जाता है कि एक्स की जो लिमिट होती है वो -a से लेकर +a होती है, दैट इज क्लासिकल लिमिट। क्वांटम मैकेनिकल ये कहता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हम वेव फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो -∞ से +∞ के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जब लेंगे तो इस चीज को सदा याद रखें, एक्स की लिमिट जो होगी वो -∞ से +∞ होगी। एक बहुत बड़ा इशू होता है लिमिट लेना, और इसे बहुत लाइटली ना लें। मैंने इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा कि बच्चे जनरली गलती करते हैं लिमिट लेने में। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करता है तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का अंतर यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि ये -a से लेकर +a के बीच होगा, ये क्लासिकल लिमिट है। लेकिन हमें ये पता है कि इससे बाहर भी जाता है क्वांटम मैकेनिकली जब हम वेव फंक्शन ड्रॉ करते हैं, मैंने लेक्चरों में लगातार डिस्कस किया है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, दूसरा हम जो गलती करते हैं, मैं सारी गलतियों के वो बताए दे रहा हूं कहां कहां हमारी गलतियां होती हैं। फिर हम सोच लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आ गया, यही एनर्जी है सिस्टम की। एनर्जी तो यही है n+12 × h का ओमेगा। ये तो जो परटर्बेशन अप्लाई हुआ है, सिस्टम पर डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके कारण एनर्जी करेक्शन है कि उसके कारण एनर्जी में क्या बदलाव हुआ। उसमें भी ग्राउंड स्टेट कंसेप्ट को लगाने से हमें यह फायदा होता है कि हाँ, मैक्सिमम समय की पॉसिबिलिटी ये होती है कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में हो। ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है पाए जाने की किसी भी पार्टिकल की, वो ग्राउंड स्टेट में होती है। और ग्राउंड स्टेट में उसका कारण ये होता है कि एनर्जी मिनिमम होती है, और एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी का कारण है। दुनिया का हर सिस्टम कोशिश करता होता है कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑब्टेन करे, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसे ग्राउंड स्टेट में है। इसलिए दुनिया की जितनी भी प्रोसेस है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं हाइड्रोजन एटम में, तो ग्राउंड स्टेट में उसका जो होता है ना, वो n=1 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा वहीं पे रहता है n=1 स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। रीजंस में बार बार बता रहा हूं कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी एक बड़ा क्राइटेरिया है। दुनिया की जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं उनका एक ही कारण होता है, वो होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना। ये यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगता है। ये खास तौर से मुझे तब याद आता है जब मैं यहाँ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लेने बैठता हूँ कि भाई ये ग्राउंड स्टेट क्यों ले रहे हो। तो ग्राउंड स्टेट हम इसलिए ले रहे हैं कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ज्यादा संभावना है तो वो वेव फंक्शन ले लो, और जो परटर्बेशन पोटेंशियल है उसके कारण उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो, तो हमें आपको पता चल जाएगी भाई औसत वैल्यू क्या है। अगर हम यहां से देखें इस एक्सप्रेशंस को, तो यहां पे ये भी याद रखें कि अगर 1D केस है तो यहां dx लेंगे, 2D केस है तो यहां dx dy लेंगे, 3D केस है तो dx dy dz लेंगे। उसके अलावा आपको पहले मैंने एक चीज समझा दी थी, बहुत पहले से समझाता रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो बताता रहा हूं, वो है कि सदा हम dx ही नहीं लेते। हाइड्रोजन एटम में हमारे लिए यहाँ dv हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल, उसमें dv की वैल्यू याद होनी चाहिए, r² dr sin थीटा d थीटा d फाई। तो कंसेप्टों को बहुत साउंड करके रखें, एक इन टोटो में पढ़ें, समझें कि हर चीज, अगर हर चीज एक ही तरीका से लागू होती तो इतने सारे कंसेप्ट कैसे बनते।
फिजिक्स टीडियस क्यों लगती है, मुझसे पूछा जाए तो इसलिए लगती है टीडियस कि एक जगह जो कंसेप्ट लग रहा है दूसरी तरह वो दूसरी तरीका से अप्लाई होता है। अब बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर ने लिमिट बता दी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, अब वो हर जगह ही लगा देंगे इस लिमिट को। हर जगह नहीं लग सकती, पार्टिकल इन बॉक्स पे ये लिमिट 0 से L पे लगेगी। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लगेगी। और अगर क्लासिकल देखा जाए तो ये लिमिट -a से +a के बीच होगी क्लासिकली। तो क्वांटम क्लासिकल का डिफरेंस भी तुम्हें पता चलेगा। उसके अलावा बहुत सारे गलती करते हैं हाइड्रोजन एटम में, जब लिमिट लेते हैं वो सोचते हैं जैसे वहां पे यहाँ पे x जा रहा है ऐसे वहां पे r जाएगा, लेकिन वहां r नेगेटिव होता ही नहीं। r जो सदा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, लेकिन आप 0 से इन्फिनिटी सदा नहीं ले सकते। अगर वो कहता है कि पार्टिकल केवल बोर रेडियस तक पाया जा रहा है तो लिमिट आपको r की 0 से a0 तक लेनी पड़ेगी। अगर n बराबर 2 तक ले रहा है तो r की लिमिट को आपको 0 से लेकर 4a0 तक लेना पड़ेगा, जहां a0 बोर रेडियस है। तो थोड़े से चेंज से क्वेश्चन चेंज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जब भी एग्जाम में फंसते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि छोटे छोटे कंसेप्टों को मिस करते हैं। तो कंसेप्चुअली साउंड बने, कंसेप्चुअली साउंड बनेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपको सदा इजी लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस वेव फंक्शन को लें और यहाँ पे पुट कर दें ले जाके वैल्यू। तो यहाँ से जैसे हम इस वैल्यू को लेकर चलेंगे तो ई गैस की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास सिंपली आ जाएगी m ओमेगा अपॉन पाई h कट की पावर हाफ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये होते हैं कि इस टर्म को इसमें पुट करके भी नहीं देखते, सबसे पहले इसी को लिख देते हैं। तुम कहोगे सर क्यों भाई, 1/4 एक बार आएगा यहां से और यहां से भी 1/4 पावर आएगी तो हाफ आ जाएगी सिंपल। और फिर वैल्यू कहां से कहां तक ले जाकर लिमिट तो सेम ही रखोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये टर्म्स क्या बन जाएगी यहाँ e की पावर -m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन h कट। इस टर्म के बारे में तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये तो आपको जब भी क्वेश्चंस पूछेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो ये टर्म्स तो आपको ऐसा लिख ही देनी है, इस पर कुछ विचार नहीं करना। तुम कहोगे सर क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने है पुट कर दी, ये काम किया। अब आपको क्या ढूंढना है, पर्टर्बेशन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, जैसे ये देगा तो यहां पे आपको पता चला कि सपोज किया हम ऑड वैल्यू में ले रहे हैं पहले, तो यहां पे सपोज किया हमारा वीपी हो गया इजिकल टू a इंटू एक्स। कहोगे सर ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहां पर आप लेकर चलेंगे ax और dx हो गया। ये हमारा जब भी वैल्यू देगा ये वैल्यू, ये सदा जब हम एक्सपोनेंशियल खोलेंगे तो ये केवल इवन वैल्यू देगा, इवन वैल्यू देगा। ये इवन वैल्यू देने से क्या होगा, ये फंक्शन यहां से ऑड वैल्यू दे रहा है, इधर से इवन वैल्यू आ रही है। जब भी ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन होता है और लिमिट साइमल्टेनियसली दोनों तरफ जाती हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर सदा 0 होता है, सदा, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो ये आंसर सिंपली क्या बन गया, 0 बन गया। यहां तक कोई दिक्कत हुई? अब आप ये ना सोचे कि यही बन गया, यहां पे ऑड वैल्यू जितनी भी बनेंगी, ऑड वैल्यू ऑफ एक्स, ऑड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स का मतलब चाहे एक्स हो, चाहे एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल हो, चाहे x5 के करस्पॉन्डिंग हो, यहां पे ई की वैल्यू सदा 0 बनेगी। तो when the perturbation potential is the functions of the odd value of x, first order energy correction is always 0 for harmonic oscillator, not for all। किसके लिए? यस। अब आपने सोचा, देखो सेलेक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं। अब बच्चा क्या याद कर लेगा कि सर ने बताया तो था x हो, x3 हो, x5 हो, सब में एनर्जी करेक्शन 0 आता है। अब वो हर जगह लगा देगा इसी कंसेप्ट को, चाहे वो पार्टिकल इन बॉक्स में लगा दे, चाहे कहीं पूछ ले। उसे कहते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, अब हमने चीजों को रिवाइज नहीं किया, हमने सोचा कोई भी क्वेश्चन आए भाई हम तो 0 लगा देंगे ऑड वैल्यू ऑफ एक्स देख के, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो पार्टिकल इन बॉक्स की जब मैंने प्रॉब्लम कराई तो जब हम x लेकर चलते हैं तो एक्सपेक्टेशन x की जरूरत पड़ती है, वहां L/2 आता है। अगर जैसे यहां पे कहता, इसी क्वेश्चन को कहता कि भाई पर्टर्बेशन पोटेंशियल Vp की वैल्यू a इंटू एक्स है, अब कहता है इसके करस्पॉन्डिंग आप जो है एनर्जी करेक्शन पार्टिकल इन बॉक्स में निकालो।
सेलेक्टिव लिसनिंग इसी को तो कहते हैं, हर जगह जीरो लगा रहे हो, आएगा ही नहीं जीरो है। जब एक्स यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग लेके चलोगे तो वैल्यू फाइनाइट मिलेगी तुम्हें। यहां पे कैसे करोगे, यहां ऐसे करना शुरू करोगे कि एनर्जी करेक्शन के लिए जाओगे, तो एनर्जी करेक्शन के लिए यहां पे लोगे ई गैस इजिकल टू 2/L, तो कहां से आ जाएगा, वेव फंक्शन की इन दोनों वैल्यूओं से आ जाएगा। और क्या आ जाएगा यहां से, एक्स पाई x/L, और ए एक्स ले लो यहां, यही किया है मैंने, इसी फंक्शन में वैल्यू पुट की है, और dx, और x की लिमिट कितनी ले लोगे। अब ये जनरली जो हमारे पास टर्म आ गया, ये एक तरीका से एक्सपेक्टेशन ax की वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेशन सिखाया था लेना मैंने तुम्हें, तो यहां पे आंसर इसका सिंपली AL/2 आएगा। नहीं पता चला, आप करके भी मत देखो, जब यहां पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे, इसकी औसत वैल्यू लोगे तो a इंटू एक्सपेक्टेशन x लिखोगे, एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू L/2 होती है, x पोजीशन है तो आंसर AL/2 है। यहां आंसर क्या था, यहां जीरो था, तो इसे सेलेक्टिव लिसनिंग ही तो कहूंगा कि यहां भी आपने सोचा जीरो लगाए देते हैं, तो गलत आपका जाएगा ही जाएगा। बात को समझ पाए, सेलेक्टिव लिसनिंग आपको नहीं करनी है कभी भी। सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब यह होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एक कंसेप्ट एक जगह के लिए वैलिड हो सकता है, दूसरी जगह के लिए वो दूसरा कंसेप्ट लग रहा होगा। यहां लिमिट, अब अंतर आया क्यों, अंतर सुन लो। अंतर इसलिए आया कि यहां वेव फंक्शन में ऑड इवन फंक्शन बना, यहां तो नहीं बना। यहां लिमिट -∞ से +∞ बन रही थी, यहां लिमिट x = 0 से L थी। फिजिक्स हमसे ये कहती है कि समान सिचुएशन में समान रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिजिक्स ये नहीं कहती कि असमान सिचुएशंस में रिजल्ट समान आएंगे। आइंस्टीन ये कहते थे कि फिजिक्स के जो लॉ हैं वो पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल हैं, लेकिन सिचुएशंस कैसी हो, सेम सिचुएशन सेम रिजल्ट। और यहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेरित होता है, एक ही क्राइम को एक ही परिस्थितियों में अगर दो लोग करते हैं तो सजा भी बराबर है, लेकिन असमान परिस्थितियों में करते हैं तो सजा समान नहीं है। जैसे क्या देख सकते हैं, कोई किसी का मर्डर करे, अगर वो मर्डर जानबूझ के करे तो उसमें 302 से सजा मिलेगी, और अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस में करे तो हो सकता है उसमें बरी भी हो जाए। तो सिचुएशन दोनों अलग अलग हैं। अब आप हर जगह पे सेम सिचुएशन नहीं लगा सकते। तो फिजिक्स हमसे यही समझाती है, क्या समझाती है, एक कंसेप्ट एक ही जगह लागू होता है, दूसरी जगह हो सकता है उस कंसेप्ट में संशोधन की तुरंत जरूरत हो। यही समझाने की कोशिश थी मेरी। जितनी भी वैल्यू हमारी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स रहती हैं, चाहे एक्स हो चाहे x³ हो, जब भी हमारा इवन ऑड फंक्शन बनेगा, सदा जो वैल्यू है और लिमिट हमारी दोनों तरफ जाए, -∞ से +∞, ऑलवेज आंसर हमारा क्या बन के आएगा, जीरो बन के आएगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। वो कहता है कि परटर्बेशन पोटेंशियल जो x का फंक्शन है, तब भी एनर्जी करेक्शन जीरो लगाओगे। अगर x³ कहता है तो भी जीरो लगाओगे, x5 कहता है तो भी, और जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है ऑड पावर में है, तब हमारा साथ में आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, ये काम हमारा पूरा हुआ, एक पोर्शन पूरा हुआ है, दिस वन ऑड पावर वाला। अब चलेंगे हम इवन का। इवन के दो पोर्शन लेते हैं, दो के बाद मैं फ्यूचर स्कोप तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन जैसे आता है उसे कैसे हैंडल करें। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें पेन भी नहीं लगाने पड़ते, और नेट में क्वेश्चन आए हैं जिनमें बिल्कुल पेन नहीं लगाना, और यहां से क्वेश्चन आए, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन मैंने देखे। एक बार तो कभी मैं ही नेट का पेपर दे रहा था, तो उस समय पे मैंने देखा 2 क्वेश्चन आए इसी पे, और दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन थे, उन्हें भी बताऊंगा क्या आए हुए थे। पहले बेसिकली हमारे समय पे जब हमने नेट क्वालिफाई किया था तो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, इतिहास ये था नेट का कि पहले हमारे समय पे जब मेरा JRF था, उस समय पे ऐसा होता था कि 3 पेपर होते थे। पहला पेपर होता था साइंस का, साइंस में 50 क्वेश्चन करने होते थे। फिर दूसरा पेपर होता था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, 85 क्वेश्चन वहाँ करने होते थे, और फिर 100 क्वेश्चन की मेरिट बनती थी पहले। फिर जो लोग 100 जो मार्क्स बने, 50 मार्क्स साइंस के और 50 मार्क्स जो है फिजिक्स के, उन्हीं की कॉपी फिर डेस्क्रिप्टिव चेक होती थी। तीसरा जो पेपर आता था वो आता था डेस्क्रिप्टिव पूरा, उसमें क्वेश्चंस ऐसे लिखने पड़ते थे जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने होते हैं। तो 3 फेजों में करना होता था। तो जब बहुत सारे क्या होते थे कि डेस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा लिखे आते थे, लेकिन पता चला उनके पहले 2 पेपरों में जो उनका मिनिमम स्कोर था, जितना उन्हें रिक्वायर्ड था वही पूरा नहीं हुआ, तो उनकी कॉपी चेक नहीं होती थी। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके क्या होता था
कि उनका पहला पेपर निकल जाता था, पहले का मतलब जो हमारा साइंस का और सब्जेक्ट का पेपर था वो क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन फिर उनका जो जो डेस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो कमजोर होता था। ऐसे चेक होते थे, है ना। जेआरएफ की बड़ी लिमिटेड सीटें हुआ करती थी। जब कभी मेरा जेआरएफ निकला तो 36 जेआरएफ थे पूरे देश से। अब देखो रिजल्ट कितना लंबा आता है। और नेट पर आता नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया में और गिने चुने पेपरों में आया करता था। और स्थितियां ये होती थी कि जून में पेपर है, पता चला मई में 30 मई को 29 मई को तब हमारा रिजल्ट आता था, 15 दिन पहले 20 दिन पहले। तो क्या होता था कि रिजल्ट के बाद भी ये पता नहीं होता था कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पूरा तैयारी पूरी रहती थी कि पेपर दिया और भूल गए। पता चला उसके बाद में रिजल्ट में नाम मिल गया तो पहले से ही तैयार है कि अगला पेपर देना है, ये पता ही नहीं कि हो भी रहा है। बात को समझ रहे हो? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, हम कौन सी में जी रहे हैं, वो बता रहा था मैं। जीना ऐसा था कि रिजल्टों का नेट वेट का मामला तो था ही नहीं कि ये पता चला रिजल्ट नेट पे आ गया। क्वेश्चंस किसी पर फंस गए तो कोई बताने वाला नहीं होता था। तो आई डिड ए लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर सेम। इतना ज़्यादा लंबे समय स्ट्रगल करना पड़ा उन दौरों में कि कुछ मतलब अगर प्रॉब्लम्स आ जाए कहीं पे तो ना तो ये व्हाट्सअप हुआ करते थे, ना नेट हुआ करता था, तो आप अपने क्वेश्चन में फंसे रहो, करते रहो। शहरों में क्वेश्चन करने वाले टीचर नहीं मिला करते थे, तो लॉट ऑफ स्ट्रगल था, है ना। अब तो हमारे बच्चे ऐसे निकालते हैं नेट का जैसे कुछ एग्जाम ही ना हो। तो बड़ा जमाने में अंतर आ गया। अब तुम्हारा टेक्नोलॉजी का युग है, फट से निकलता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे जिस समय पे हम लोग नेट निकालते थे उसमें और आज की डेट के अंतर यह है कि हम लोग डेस्क्रिप्टिव में भी बड़े एक्सपर्ट होते थे, प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट थे। अब बच्चे क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें राइटिंग स्किल तो उनकी टोटली गायब ही हो जाती है, चीज़ों का प्रेजेंटेशन गायब हो जाता है, सॉफ्टवेयर ढूंढते रहते हैं ऑल द टाइम। तो मेरा कहना है, इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि ऑथोरिटीज को निश्चित तौर से दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राइटिंग स्किल गायब ना हो जाए इस ऑब्जेक्टिविटी के चलते। अभी ऑब्जेक्टिव करने के पीछे क्या कारण रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा कारण यह है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। दूसरा, एक्सपर्ट नहीं मिलते कॉपी चेक करने के लिए। क्या होता है, CSIR ने कॉपियां डेस्क्रिप्टिव भी बनवा ली और पता चला ऑब्जेक्टिव भी, तो ऑब्जेक्टिव तो कंप्यूटर चेक करके दे देगा। अब डेस्क्रिप्टिव कॉपी के लिए प्रोफेसर चाहिए कॉपी चेक करने को, और उसमें भी ऐसा नहीं होता था कि एक ही प्रोफेसर सबको चेक कर देगा, नहीं। न्यूक्लियर के पोर्शन को न्यूक्लियर का एक्सपर्ट चाहिए, सॉलिड के लिए सॉलिड का एक्सपर्ट चाहिए। तो पता चला नो एक्सपर्ट नो उसके लिए चाहिए, और कॉपियां इतनी सारी होती थी तो बहुत भारी काम था। इसलिए क्या किया CSIR ने और UGC ने, ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने शुरू कर दिए। तो इतिहास बता दिया नेट का। अभी ऐसा नहीं है पूरा खत्म हो गया, अभी तो बहुत लंबी कहानी है, थोड़ी सी बताई तुम्हें। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसे VP हमारा चल रहा है, VP प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। ये क्वेश्चंस सबसे महत्वपूर्ण जो कहूंगा मैं, पहले में तो आंसर 0 हो ही गया, दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं आज का लेक्चर इस दूसरे कंसेप्ट को समर्पित है, तो कोई डाउट नहीं। इससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मुझे सिखानी है, उसे सुने। जैसे हमने क्या किया, आप देखें कि अगर हम हैमिल्टोनियन लिखना चाहें, हैमिल्टोनियन क्या होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, आप लिखेंगे P²/2m काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपने हैमिल्टोनियन लिख दिया। क्या लिखा, P²/2m तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, और हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और ये तो हमारा, इसको कहेंगे हम H0। आप कहोगे सर H0 इसको क्यों कह रहे हो, क्योंकि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ये तो सदा लगेगा ही लगेगा। आप कहेंगे क्यों, काइनेटिक एनर्जी होनी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होनी है। सो रहे हो जग रहे हो, जगे रहो, ये H0 है पूरा, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहेंगे इसे। और H जो हैमिल्टोनियन होगा, अब वो दो तरीका का होगा, एक तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एक पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ये तो नहीं भूले, पर्टर्बेशन डिस्टर्बेंस होता है जो किसी भी कारणों से सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेजर कारण जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, मेजर कारण। इंटरनल इन्फ्लुएंस कम और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं, जिनसे पर्टर्बेशन क्रिएट होते हैं। तो यहां पे हम क्या करें, एस डैश की वैल्यू को इन केस, ये हमने जैसे लिया VP हमारा जो चल रहा है उसको हम कुछ देर के लिए क्या मान लें, A/A x² ले लें,
और ए को कुछ देर के लिए b/2 इंटू एक्स स्क्वायर ले लें। आप कहोगे सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो मैं अभी समझाऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा होगा तो यहां पे जो हमारे पास में, जैसे हम एस गैस की वैल्यू को, और एस गैस और वीपी सेम है, उसे चाहे दोनों में से कुछ भी कह दो, एक ही बात है। क्या है वीपी का मतलब? पर्टर्बेशन पोटेंशियल, और एस गैस का मतलब परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, बोथ आर सेम। ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन और परटर्बेशन पोटेंशियल सेम कहलाते हैं, क्योंकि इनका अंतर पता है, ध्यान देना मेरी बात है, ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करते, ये पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल की p²/2m ही थी तब भी और अब भी, बदलाव कहां आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर थी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं रही, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बी एक्स स्क्वायर बन गई। चूक गई क्या? चूकना बिल्कुल नहीं है, यही तो कंसेप्ट सीखने अपने, 2-3 कंसेप्टों पे ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां एच डॉट की वैल्यू रख दो, कितनी बच्चों? p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और एस गैस की वैल्यू कितनी रख दो? हाफ बी एक्स स्क्वायर। तो h यहां पे क्या बन गया? अरे याद रख लो, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था जब तक पर्टर्बेशन नहीं लगा था, ये पर्टर्बेशन के बाद हो गया h। क्या वैल्यू आ गई? p²/2m प्लस हाफ, और बच्चों आ गई वैल्यू k प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। पहुंचे बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम हुई इस कंसेप्ट को समझने में? मैं थोड़ी देर अगर पेनों को रोको तो मैं एक कंसेप्ट से समझाता हूं तुम्हें, और तुम्हें समझो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेरे पास इसे सॉल्व करने के 2 विकल्प थे, ये वाला विकल्प मैं दूसरा ऑप्ट कर रहा हूं, और रीजन समझाता हूं तुम्हें क्यों कर रहा हूं। जब हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ये था, मुझसे पूछोगे कि एनर्जी यहां कितनी थी जब एच नॉट की वैल्यू कितनी थी? p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर थी। किसकी वैल्यू? अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा की वैल्यू जो थी वो √k/m थी। सोना मत, ओमेगा की वैल्यू √k/m थी, और एनर्जी की वैल्यू En कितना था? n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ये वैल्यू हो गई n प्लस हाफ h कट। अब ये अधिकार तुमसे सब छीन लिए गए, ये तो मैंने वीडियो में दे दिया तुम्हें सब चीजें। अब आप ये नहीं पूछोगे कि कहां से आया, ये तो सब पढ़ा दिया। अब ध्यान दो, ये En है, En मीन्स nth स्टेट के अंदर क्वांटम एनर्जी लेवल क्या होंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी हाफ h कट ओमेगा, फर्स्ट एक्साइड स्टेट एनर्जी होगी 3/2 h कट ओमेगा, सेकंड वैल्यू होगी 5/2 सेकंड एक्साइड स्टेट, एंड सो ऑन करते चले जाओ। कोई दिक्कत है? ये अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए एनर्जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को कह दो E एंड S। क्या कह दो? E एंड S, इसके करस्पॉन्डिंग डैश लगा दो यहां। तो यहां वैल्यू हमारी हो गई n प्लस हाफ h कट ओमेगा डैश। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो मुझसे पूछोगे सर क्यों? ध्यान लगाओ ही, यहां फ्रीक्वेंसी इसलिए थी √k/m क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k था। अब हाफ का कोफिशिएंट यहां k प्लस बी है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी हो गई? √k+b/m। सारा खेल ये था। जब हमारा एनर्जी करेक्शन नहीं था, पर्टर्बेशन लगाई नहीं था, तो फ्रीक्वेंसी √k/m थी। क्यों? क्योंकि x²/2 का कोफिशिएंट k था। अब हमारा क्या हुआ? पर्टर्बेशन लग गया,
अब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रही नहीं, अब हो गई हाफ इंटू के प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो फोर्स कांस्टेंट के किससे रिप्लेस हो गया? ये तो था किसके लिए? फोर्स कांस्टेंट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए, और के प्लस बी किसके लिए हो गया फोर्स कांस्टेंट? पर्टर्ब्ड के लिए, जो ऐसे नोट किया गया पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए। और यहां पे फ्रीक्वेंसी जो थी, यहां फ्रीक्वेंसी वो तो थी रूट के बाई एम, और यहां फ्रीक्वेंसी कितनी मान हो गई? अब ये आ गई हमारी अंडर रूट के प्लस बी अपॉन एम। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस ओमेगा गैस की इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, रख दो। किधर को स्पेस बनाऊं? ये तो मुझे अभी सभी चीज चाहिए। चलो यहां शुरू करता हूं छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इधर का पोर्ट कवर हो रहा है? नहीं हो रहा? तो फिर मुझे कहां जाना होगा? है जी, यहां तक हो रहा है, लेकिन फिर भी चॉइस मेरी तुमने थोड़ी घटा दी। इसको सब नोट कर चुके हो? चलो थोड़ा सा स्पेस इधर बनाता हूं। और देखो ये तो डिस्कस हो ही चुका है, इस पे काम चल ही रहा, तो इसको भी रब करे दे रहा हूं। आगे की प्रॉब्लम मैंने लिखी रखी है, यहां स्पेस बना लिया। तो यहां पे जो हमारे पास ई एंड एस की वैल्यू आएगी उसको देखें क्या मिलेगी हमें। ई एंड एस का मतलब जब हमारा एनर्जी करेक्शन, कब? अभी एनर्जी एन नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि ध्यान दो मेरी बात है, यहां पे nth स्टेट में एनर्जी किस पे निर्भर कर रही थी? एन पे, क्वांटम नंबर पे और फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो ये एनर्जी भी चेंज होगी। एन तो उसी प्रोपोर्शनल में चलेंगे, तो एनर्जी तो ये भी एन का ही रहेगी, एनर्जी क्योंकि ये भी एन पे निर्भर कर रही थी, आगे भी एन पे करेगी, लेकिन ओमेगा पे ना होकर अब ओमेगा गैस पे करेगी। बात नहीं समझ पाए? किस पे करेगी? ओमेगा गैस पे। तो यहां पे एनर्जी ई एन गैस को क्या कह दोगे? एन प्लस हाफ एच कट इजकल टू एन प्लस हाफ एच कट, और ओमेगा गैस की वैल्यू कितनी ले लो? के प्लस बी अपॉन एन। कोई दिक्कत हुई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। उसके बाद अगर हम इस केस को आगे बढ़ाएं, आगे कैसे बढ़ाएं इसको एन प्लस हाफ और एच कट, और यहां से रूट के बाई एम क्या कर दें? बाहर ले आए, तो मुझे बताएं ये बनना चाहिए 1 प्लस बी अपॉन के इसकी पावर हाफ। करके देखो ये अगर ऐसा बन रहा, नहीं बन रहा तो पावर हाफ है, ये रूट में है ना ये पूरा, तो रूट को हम पावर हाफ में लिखते हैं। क्या किया मैंने? के को यहां से बाहर ले लिया, के बाई एम को, तो 1 एम तो बाहर ही गया और के यहां नीचे डिवीजन में चला जाएगा। 1 प्लस बी अपॉन के की पावर हाफ है। बात समझ में आई नहीं आई? अब ध्यान दो, ये पूरा क्या है? ये ई एन है, और ये क्या बन गया है? 1 प्लस बी अपॉन के और इस पूरे की पावर हाफ, ये बना। जनरली पर्टर्बेशन वीक होते हैं। पर्टर्बेशन वीक का क्या मतलब है कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशनों पर आप जाकर सोचने का प्रयास करें, एक टर्म तो देखो ये थी और एक टर्म ये थी, हाफ के एक्स स्क्वायर सदा हाफ बी एक्स स्क्वायर से सदा ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो एक्चुअल, ध्यान दो मेरी बात, ये तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी थी। पर्टर्बेशन तो आया किसके करने आया था? सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनसे वो बहुत मजबूत होते हैं। अगर हमारे पर्टर्बेशन बहुत डोमिनेट होने लगे तो सिस्टम सब कोलैप्स कर जाएंगे, दुनिया ही कोलैप्स कर जाएगी। पर्टर्बेशंस डिस्टर्ब करने तो आते हैं,
सिस्टम को चेंज तो कर देते हैं, लेकिन इतना चेंज नहीं कर पाते कि उसके मूलभूत कैरेक्टरों को ही खत्म कर दें। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करती है जनरली किसकी, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, किस पे, परटर्बेशन पोटेंशियल के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी तो दोनों जगह है, हाफ भी दोनों जगह आ रहा है, लेकिन के बहुत ज्यादा होता है बी के मुकाबले। तो के बी से बहुत ज्यादा होने का मतलब समझते हो, जब हमारा के बी से बहुत ज्यादा होगा तभी तो हम ये कह पाएंगे कि ये टर्म असर तो दे रही है लेकिन कम दे रही है। तो परटर्बेशन सिस्टम को डिस्टर्ब तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, कम करते हैं। नहीं तो क्या होगा, मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स ही खत्म होने लगेंगे सिस्टम्स के। एक लेक्चर में चाहता तो हूं कि इस पर भी डिलीवर करूं कि अगर परटर्बेशन डोमिनेट करने लगे तो क्या होगा। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां करेक्शंस होते तो हैं, एनर्जी चेंज आते तो हैं परटर्बेशनों के कारण, लेकिन जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, यानी पूरे के पूरे सिस्टमिक डिस्टर्ब हो जाए और कहीं ना कहीं नेचर की जो स्टेबिलिटी है वही डिस्टर्ब हो जाए। जैसे ऐसे समझो, जैसे तुम्हें पता चला अर्थक्वेक आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में थोड़े होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हिस्से पे आते हैं। हालांकि वो जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन जहां पॉपुलेशन दुनिया की 9-10 बिलियन तक पहुंच रही है, वहां के लिए अगर 100, 50, 200, 500 आदमी खत्म हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन पे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ उन पे जरूर फर्क पड़ता है जिनके जाते हैं। ऐसे ये सिस्टम के अंदर कि परटर्बेशंस डिस्टर्ब तो करते हैं, लेकिन मूलभूत तौर पर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को सारों को चेंज नहीं कर पाते। अभी मैं समझाऊंगा कि देखो कितनी कम करेक्शंस कितनी कम वैल्यू आती हैं। यहां से जैसे हम इसको लेकर चलेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। तुम कहोगे सर ये क्यों बताया आपने, अगर मैं ये यूज कर रहा हूं, इस कंसेप्ट को अगर यूज नहीं करता तो यहां बाइनोमियल यूज नहीं कर सकता। ये बाइनोमियल तभी यूज होती है जब ये वैल्यू बहुत कम हो। ये वैल्यू बहुत कम हो, और बहुत कम कब होती है, जबकि हमारा ज्यादा हो बी के मुकाबले। सीख गए, सबके पीछे क्या रहती है, सबके पीछे रहता है फिजिक्स। मैथ में फिजिक्स ढूंढो। तो क्या होगा अब, यहां एक्सप्रेशंस पे जाओ, एन हो गया। अब बताना शुरू करो मुझे, 1 प्लस बी अपॉन 2 के तो मैं बता दूंगा टर्म, अगली तुम बताओ। ये माइनस की आएगी, आता नहीं फॉर्मूला। हाँ जी, 1 प्लस एक्स की पावर n इजकल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स यहाँ छोटा होना चाहिए काफी, यही तो है। पढ़ा नहीं, कब से पढ़ना शुरू कर देते हो। कई बार 11th 12th में जो मैथ पढ़ रहे होते हो वो यहाँ काम आ रहा होता है, पता नहीं चलता कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। मैथमेटिक्स कैरी ऑन करता है फिजिक्स को, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। कॉन्क्लूजन्स जब ड्रॉ करता है और जब उसको इंटरप्रिटेट करते हो तब फिजिक्स होती है। सुपर होती है फिजिक्स जब चीजों को आप एक्सप्लेन करते हो। मैथ आपको पहुंचाने का एक माध्यम मात्र है, रिजल्ट तक पहुंचाने का माध्यम मात्र मैथमेटिक्स है। इसीलिए नहीं मैथ का मैं अपमान नहीं कर रहा, हम तो बगैर मैथ के चल ही नहीं सकते। बहुत सारे प्रोफेसर्स बहस करने लग जाते हैं कि हमारा मैथ ऊपर है नहीं। बाकी जब वो जाकर डीप में पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैथ हमें मदद कर रहा है। समझाएंगे हम ही दुनिया को क्या है बेसिकली। नेचर जितना अच्छे से फिजिक्स समझाती है, दुनिया की कोई चीज नहीं समझाती। मुझे लगता है फिजिक्स तो नेचुरल है, नेचर ने बनाया है, लेकिन मैथ्स तो मैन मेड है। नहीं, बेसिकली क्या होता है, दोनों बहुत इंटरलिंक्ड हैं। ये इतना बहस का मुद्दा है कि कुछ मिनटों या सेकंडों में नहीं सुलझ सकता। इस पे घंटों बहस चलेंगी, जब भी तय नहीं हो पाएगा। ये तो सबसे अच्छा जवाब है, लेकिन एज ए फिजिसिस्ट मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अपनी फिजिक्स को सुपर मानता हूं। मैं इसलिए मान के चलता हूं कि मैथ की जब हेल्प लेने के बाद में उसको इंटरप्रिटेट करते हैं तो उससे मैथ गायब हो जाता है। रिजल्ट हम ड्रॉ करते हैं तो मैथ वहां तक तो पहुंचा रहा है हमें कि हाँ रिजल्ट तक आ गए, लेकिन रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन तो फिजिक्स करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अगर नहीं, वो तो हमने मान लिया कि मैथ के बगैर तो फिजिक्स बेकार है, हम खुद ही मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि पूरा मैथ ही तो यूज करते हैं। लेकिन हम अगर उसे इंटरप्रिटेट ना करें तो चीजों को समझना इम्पॉसिबल है। फिजिक्स बोली जाती है,
मैथमेटिक्स लिखा जाता है। कितना बड़ा अंतर है। लेकिन दोनों इंटरलिंक तो हैं ही, पूरी हमारी बुक्स जो है सारी इंटरलिंक हैं। इसलिए तो ये रखा जाता है कि जिनके पास बीएससी में मैथ होता है वो एमएससी में जाकर फिर फिजिक्स से कर पाते हैं, क्योंकि सब जगह पूरा मैथ ही तो। अब देखो तुम पूरे बोर्ड पे क्या लिख रहा है, तो मैथ का तो सम्मान करना ही पड़ेगा, इसके बगैर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उसी की तो यूज कर मदद ले रहे हैं जगह जगह। लेकिन फिर भी सुपर हम अपने को ही बताएंगे। क्यों बताएंगे? ऐसा नहीं है कि वैसे ही कह रहा हूं मैं, सुपर इसलिए बताएंगे कि मैथ जहां रुक जाएगा वहां से हम रिजल्टों को बताना शुरू करेंगे कि भाई ये कह रहा है और इसलिए कह रहा है। तो मैथ्स जो हम लिखते हैं इसके पीछे भी फिजिक्स है। नहीं, वो तो देखो, एक वर्ष लगा दिया गया, तुम ध्यान दो मेरी बात पे, एक वर्ष लगाया गया मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथ वाला तो ये कहने लगेगा कि हमारा मैथ पहले आया, फिजिक्स बाद में आई है, क्योंकि आप मैथमेटिकल फिजिक्स लिख रहे हो। क्यों जी? लेकिन हम फिजिक्स एज ए फिजिसिस्ट ये कहेंगे कि हमने मैथ की मदद ली है, लेकिन हमारी फिजिक्स है, क्योंकि मजबूत हम इसलिए पीछे से हमें, क्योंकि जहां तुम खत्म हो जाओगे उसके बाद शुरू होंगे। तो ये बहस का मुद्दा है, ये आसानी से सॉल्व नहीं होगा, है ना। ये तो हम बहुत पहले से बहस करते आए हैं, क्योंकि फिजिक्स वाले ये कहते हैं हम आगे हैं और मैथ वाले है। हालांकि जिंदगी सिखाएगी यही कि सबका अपना महत्व है ना, सीखो भी यही। हाँ, लेकिन क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट से इमोशनल जुड़े होते हैं तो निश्चित तौर से हम उसे डिफेंड करेंगे कि भाई हमारा सुपर है। तो बस बाकी के लिए वो होगा भाई। अब हम क्या, हमारे लिए तो फिजिक्स सब कुछ है, हमारी पहचान, हमारा खाना दाना पानी सब इससे ही तो जुड़ा हुआ है। तो बताओ, इसके साथ तो हम जितना जस्टिस कर सकते हैं प्रयास करेंगे अपने सब्जेक्ट को डिफेंड करने का, करना भी चाहिए। लेकिन एक समय पर ये हम भी मानते हैं कि हाँ डिपेंडेंसी है, ये कभी भी मैंने नहीं कर सकते। हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बगैर कुछ भी नहीं है। कुछ होता है क्या उसके बगैर? कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों कहाँ पहुंचे बताओ? ये वैल्यू पूछने के लिए मैं रुका हुआ हूं, जल्दी बताओ क्या आई? 1/8। सब एग्री हो भाई? क्यों जी? पहुंचे हैं तक? अब देखो काम तुम्हारा शुरू हुआ। क्या हुआ? पहली टर्म्स जो आई वो en आई, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी टर्म्स जो हमें मिली वो मिली b/2k en। और नेक्स्ट टर्म क्या आई? -b² en। ये हमारा en जैसा आ गया। पहुंचे यहां तक? इस रिजल्ट को ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पे मेरा थोड़ी देर डिस्कशन चलेगा, क्योंकि इसी को ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। नोट कर चुके हो तो मुझे बताओ जल्दी से, नहीं करे तो बताओ जल्दी। कर लिया? अब ध्यान दो, ये तो वही थी एनर्जी En जो पहले से थी। कहां थी? ये रही। ये एनर्जी कौन सी है? अनपर्टर्ब्ड एनर्जी थी ये। इसमें पर्टर्बेशन लगा कहां था? ये En, यही तो फॉर्मूला था। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। और ये हमारी सेकंड ऑर्डर। तो क्या क्या रिजल्ट है? रिजल्ट आ गया यहां से कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो हमें मिला, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, उसकी वैल्यू यहां से देखें, वो हमें मिली b/2k और En। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे मिले? -b²। देख लेना है 80 आया था, सब चेक कर लेना। मुझे इसलिए डाउट रहता है कि मैंने कैलकुलेशन नहीं की हुई होती बहुतों की, तो तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी कैलकुलेशन पर निर्भर हूं। क्योंकि देश को जाता है, पूरे फॉरेन तक जाता है कंटेंट, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में केयरफुल रहा करो, है ना। मैं बहुत सारी लिबर्टी ले जाता हूं तुम्हारी वजह से। तो यहां ध्यान दो, मेरी बात है, पेन रोको तो मैं थोड़ा सा कुछ बताना शुरू करूं। यहां हमें क्या सीखने को मिल रहा है? यहां सीखने को मिल रहा है कि देखो, यहां एनर्जी करेक्शंस के तौर पर अगर हम जा रहे हैं
तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में जाएं, सोचें, अगर मैं बी को 0 कर दूं, बी को, तो देखो ये एन बराबर ये एन आ गया, तो बी तो कारण था, बस इस कांस्टेंट बी से ही तो पर्टर्बेशन आया, बी की वैल्यू को यहां 0 कर दोगे तो ये यही केस रह जाएगा, तो एनर्जी अपने आप होगी। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं रहते, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते? तुम मुझसे पूछोगे सर क्यों नहीं पूछे जाते, मैं पता क्या कहूंगा, ध्यान दो। बी हमारा छोटा था, के हमारा बहुत बड़ा था, तो बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और भी छोटा रह गया। तो इसके मुकाबले जो ये वैल्यू थी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, यही पहले कम थी। क्यों कम थी? बी हमारा छोटा है और के हमारा ज्यादा है, तो पहले से ये वैल्यू बी अपॉन के की वैल्यू कम है, और फिर स्क्वायर में और भी कम हो गई। अब भी नहीं समझे? तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस हमसे इसलिए जनरली नहीं पूछे जाते क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत पुअर होते हैं, सिस्टम पर असर बहुत कम देते हैं। लेकिन आप कहें कि पूछे नहीं जा सकते, तो मैं कहूंगा पूछे तो जा ही सकते हैं। यहां से क्या सीखने में मिल रहा है? नेगेटिव साइन के साथ हैं। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस नेगेटिव होते हैं, और या सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस 0 हो सकते हैं। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कभी पॉजिटिव नहीं होते। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, जब भी आप आंसर मार्क करें तो इस कंसेप्ट पर काम करें। मैंने एक केस में समझाया है, लेकिन ये जनरल रूल भी है, ये जनरल रूल भी है। क्या? कभी भी जो एनर्जी करेक्शन है, कौन से ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का, वो कभी पॉजिटिव नहीं होता। क्या हुआ? नेचर को देखो, बेसिकली क्या होता है कि पर्टर्बेशन आए थे सिस्टम को अनस्टेबलाइज करने में, लेकिन माइनस का जो मतलब होता है वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो इसने सिस्टम को अनस्टेबलाइज करने का प्रयास किया फर्स्ट ऑर्डर ने। सेकंड ऑर्डर चाहे एनर्जी करेक्शंस उसे स्टेबलाइज करने का प्रयास तो कर रहा, चाहे वो कम ही कर पाया। अगर सारे फैक्टर्स उसे अनस्टेबलाइज करने चले गए तो फिर सिस्टम अनस्टेबलाइज की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा। नेचर रूल ये कहता है कि अगर सिस्टम कोई भी अनस्टेबलाइज होता है तो नेचर अपने आप प्रयास करती है कि सिस्टम कैसे भी स्टेबलाइज हो जाए, प्रयास करती है। तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शंस में अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब देखो ये तो हमने चीजें निकाली। अब आपसे क्या कह सकता है? कहेगा कि जो हमारा एनर्जी करेक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, वो कहेगा किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो आप आंसर करेंगे बी पे निर्भर कर रहा है, यहां के पे कर रहा है, और पता है ई एन क्वांटम नंबर एन का भी फंक्शन है और ओमेगा का भी है। तो बी पे भी निर्भर करेगा, के पे भी करेगा, एन क्वांटम नंबर पे भी करेगा और ओमेगा पे, 4 पे करेगा। थोड़ा सा डीप में जाएगा तो कहेगा भाई किसके बढ़ाने से बढ़ेगा, तो आपको पता चलेगा बी के बढ़ाने से बढ़ेगा। बी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एन के बढ़ाने से बढ़ेगा, ओमेगा के बढ़ाने से बढ़ेगा, और के बढ़ाने से घटेगा। सोच रहे हो? नहीं सोच रहे? जो सामने चीजें होती हैं उनका फिर क्लोज एनालिसिस करो, कभी क्वेश्चन क्या बनेंगे। उसने कहा देखो ऐसे क्वेश्चन मैं बना दूंगा, इसी क्वेश्चन में कहूंगा कि n बराबर 2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालें। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, क्या आंसर आ जाएगा? b अपॉन 2k, और एनर्जी की जगह पर रखो n प्लस हाफ h कट ओमेगा, n की वैल्यू को 2 रख दो है। क्या आ गया आंसर? b अपॉन 2k, और n की वैल्यू 2 रखते हैं, कितनी वैल्यू बन गई? ये आ गया आंसर। ये आंसर मार्क करोगे। नहीं समझ पाए? b अपॉन 2k फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, b अपॉन 2k en, b अपॉन 2k en की वैल्यू कितनी? एनर्जी इन एनर्जी स्टेट n प्लस हाफ ब्रैकेट में h कट ओमेगा। मैं पूछ रहा हूं n बराबर 2 में करेक्शन निकालो, तो यहां n की वैल्यू 2 रख दो, आ गया आंसर। अब n बराबर 2 में पूछ ले, 1 में पूछ ले, 3 में पूछ ले, 5 में पूछ ले, या आगे वही क्वेश्चन पूछेगा कि पर्टर्बेशन जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किस चीज पर निर्भर करेगा? किस पर कर रहा है? बी पे, के पर, एन पर, ओमेगा पर। फिर कहता है इनमें से किसके बढ़ाने पर बढ़ेगा, किसके घटाने पर घटेगा।
तो क्या पता चलेगा, बी के बढ़ाने पर बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये बढ़ेगा कब, जब बी बढ़ेगा, और के बढ़ाने पर घटेगा। तीर का मतलब समझ रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन लिखा है, समझो इधर। और एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगा, और ओमेगा यहां बढ़ेगा। ये आगे तीर का मतलब समझ गए होगे तुम। क्वेश्चन सदा छिपे रहते हैं, उन्हें ढूंढना होता है। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, बी की वैल्यू बता दे, के बता दे, एन बता दे, ओमेगा बता दे, कहते बताओ भाई फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालो। उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखोगे, उसमें क्या करोगे, पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसमें बी और के की वैल्यू रख दो, एन वाली जिस स्टेट में कह रहा, जिसमें एनर्जी करेक्शन पूछा है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू रख दो, सब चीजें दे देगा। ये ऐसे पूछे तो ऐसे सॉल्व कर देना। ऑर्डर में ऐसे पूछ सकता है, जैसे यहां पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन अगर उसे बनाना है तो थोड़ा इजी करा देता हूं कि ये कहता है कि पर्टर्बेशन पोटेंशियल, ध्यान देना मेरी बात है, कई बार ऐसे है, कोई जरूरी नहीं है ये हाफ बी एक्स स्क्वायर ले, कहते हैं कि वीपी जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर है। तो फिर इस फिजिक्स, पूरी फिजिक्स को ऐसा रखना, केवल ए को आप ये मान के चलना कि ये अब हमारा b/2 हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाल बिल्कुल यही रहेगा। बात को समझ गए। तो बी को जहां पे हमारा बी चल रहा है उसको 2a से रिप्लेस कर देना हर रिजल्ट में। कंपेरिजन करना आना चाहिए। इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा, इजी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि आपको बता दिया कि भाई पर्टर्बेशन जो टोटल पोटेंशियल है, देखो ऐसे कह देगा टोटल पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बी एक्स स्क्वायर है। अब कहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किसका फंक्शन होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में कह देगा इट इज प्रोपोर्शनल टू के अपॉन बी, इट इज प्रोपोर्शनल टू के अपॉन बी का स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू के अपॉन बी की पावर क्यूब, इट इज प्रोपोर्शनल टू के अपॉन बी की पावर 4। उल्टा भी कर सकता है। क्या आ गया आंसर, क्या लगाओगे, इनमें से कोई सा भी नहीं है। किस पे कर रहा है, तो आंसर बी अपॉन के प्रोपोर्शनल होगा, उसे ढूंढो। हो भी सकता है इनमें से कह दे कि इनमें से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं है इसका आंसर। प्रोपोर्शनल किसके है, बी अपॉन के। फिर कहेगा सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे बी अपॉन के का होल स्क्वायर लगाना। नहीं समझ पा रहे हो, दोनों में समानताएं देखो, क्या समानता है, दोनों में एक समानता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, दोनों एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, nth क्वांटम नंबर के डायरेक्टली, ये समानता है दोनों में। असमानताएं देखो, असमानताएं दो मेजर दिख रही हैं मुझे, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, एक सबसे बड़ी। दूसरी असमानता बी अपॉन के का फंक्शन है, ये बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर का फंक्शन है। असमानता समझ रहे हो दो, और समानताएं क्या पूछेगा, समानता असमानता छांटो, सदा समझते रहो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में आएंगे तो आपको तैयार रहना है। मैं तुम्हें बहुत आगे तक की दिशा दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन्हीं में डीप पहुंच जाता है। अभी क्वेश्चंस जितने मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे देखे जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। एग्जामिनर सदा पेपर सेटर जो भी बना रहा होता है, सब विद्वान लोग ही बनाते हैं। एक चीज सदा याद रखना, पेपर सेटर सभी विद्वान होते हैं, और वो विद्वान इतने होते हैं कि उनके पास क्वेश्चंस की लॉट ऑफ स्कोप होता है। और क्वेश्चन सदा, तुम ये मत सोचना कि एग्जामिनर कहाँ बनाता है, घर में नहीं बनाता, क्लास में बनाता है। कब, जब बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है, क्वेश्चन वही बनते हैं। बच्चे जनरली मुझसे पूछते हैं, पूरा देश से सवाल आते हैं, एक सवाल और उसका मैं जवाब भी देता हूं तुम्हें। बच्चे कहते हैं सर आईटी से सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। आपको ना पता हो तो मैं बताऊं, मैक्सिमम पेपर सेटर आईटी से जाते हैं। तो क्या होता है, जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं से बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पेपर लग रहे हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। आईएएस में बच्चे कहते हैं सर जेएनयू से बहुत आईएएस बनते हैं, पता चला पेपर सेटर ही जेएनयू के होते हैं। तो जो टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे को पहले ही पता होगा, बच्चे को नहीं पता होता कि वो टीचर उसे डिस्कस कर रहा था और पता चला उसी बार वो आईएएस के मेंस में क्वेश्चन रखा है।
इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूटों का पढ़ने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा प्लस क्या होता है कि एक हर टीचर की आइडियोलॉजी होती है। पता चला बच्चा मेंस क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू पैनल में पहुंचा, वहां पता चला जेएनयू का अपने गुरुजी आगे एक्सपर्ट बैठे हैं। अब उन्हें पता है कि क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या नहीं सुनना पसंद करते। अगर उन्हें पता है कि वामपंथी सोच के हैं तो सब बातों को वामपंथी के फेवर में बोलेगा। अगर उन्हें ये पता चला कि बीजेपी के प्रो हैं तो बीजेपी के सपोर्ट में बोलेगा। तो बहुत सारा कुछ तो पहले से ही पता चल जाता है उन्हें। और एक बच्चा ऐसा देता है, उन्हें यही पता नहीं है कि एक्सपर्ट पैनल में जो बैठा है वो किस सोच का है, उसको निश्चित तौर से फाइट करनी पड़ती है। आपने कहा व्यूज पता होते हैं टीचर के कि किस मामले में टीचर का व्यूज क्या हो सकता है, और व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी सवाल का जवाब, एक ही सवाल का जवाब एक एग्जामिनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो मानता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है और दूसरा उसी को कह देगा ये बहुत गलत बोल रहा है। जैसे सपोज कि आप आईएएस इंटरव्यू दे रहे हो, आप बीजेपी प्रो हो तो मोदी की सब नीतियों के समर्थक नजर आओगे, और अगर आप बीजेपी के अपोज में हो तो कई बार क्या होगा, उसकी जो भी नीतियां होंगी उनका विरोध में बोल रहे होंगे। बैलेंस आईएएस वो होते हैं जो क्या करते हैं कि पूरी पॉलिसियों को नहीं, जिनसे उसे लगता है कि इनसे नुकसान है। जैसे कभी आप इंटरव्यू दें तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए, एज ए प्रशासक तो वहां निष्पक्ष ही होना चाहिए। निष्पक्ष में क्या होना चाहिए कि जहां आपको आलोचना का मौका वहां आलोचना भी करें, जहां सकारात्मक हो रहा है उस सकारात्मकता को भी बताएं। दोनों एक माइंडसेट ना बनाएं। जनरली लोग क्या करते हैं, एक माइंडसेट बना लेते हैं, कहते हैं इन टोटो विरोध करते हैं आदमी का। इन टोटो विरोध नहीं होना चाहिए, और विरोध आदमी का नहीं होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए। वो विचार जो सकारात्मक नजर आते हैं उन्हें सपोर्ट करो अपनों को तथ्य के साथ। जो विचार देश के नुकसान में नजर आते हैं तुम्हें, तो आप विरोध भी करो, लेकिन उन्हें बताओ कि मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं। इसको कहते हैं बैलेंस माइंड। तो काफी अच्छी बातें बता रहा हूं तुम्हें मैं ये, इसलिए आंसरों पे फर्क पड़ता है। ये चीजें मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो टॉपिक इसको क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा रहा होगा, इस टॉपिक को, उसके दिमाग में कैसे चीजें क्रिएट होती हैं, वो यहीं से पैदा हो जाती हैं क्लास में, बोर्ड पे ही। बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने ओमेगा कह दिया ना, तो फिर उस ओमेगा में छिप गया वो। अगर फिर उसमें ओमेगा में अगर कहता है कि ओमेगा की बजाय के और एम दे देता है, तब तुम्हारा आंसर वहां सोचना शुरू होगा। जब आप ओमेगा को बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली मतलब यही है कि या तो के की वैल्यू को बढ़ाओ, उसको तुम बढ़ा नहीं सकते। फोर्स कांस्टेंट तो एक सिस्टम का फिक्स होता है, तो आप एम को डिक्रीज करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली छिपा रह जाता है, उसमें कुछ आपको करना नहीं है। बात समझ आ गई? ये कुछ अच्छी बात बता रहा था मैं तुम्हें, बहुत बहुत बढ़िया वाली। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड से कैसे क्वेश्चन लें। सदा मैथमेटिक्स की मदद लें, जहां तक रिजल्ट आता है वहां तक जाएं, फिर उस पर क्वेश्चन सोचना शुरू करें कैसे बन के आते हैं। एक ही क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है जो कि आगे कभी पूछे जाएंगे। मैं तो तुम्हें फ्यूचर स्कोप बता देता हूं, देखो ऐसे आएंगे। कहेगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का परटर्बेशन पोटेंशियल बता दिया, ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर केस है। अब कहता है इन दोनों की रेशो निकालो, बन गया क्वेश्चन। या कहेगा कि इन दोनों की जो रेशो है वो इंडिपेंडेंट होगी, वहां पर आंसर दे देगा बी के इंडिपेंडेंट होगी, के इंडिपेंडेंट होगी, ई एन के इंडिपेंडेंट होगी। ई एन घट जाएगा, जैसे ही तुम इन दोनों रेशो को डिवाइड करोगे तो बी और के तो बचा रह जाएगा, ई एन कट जाएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगी रेशो। बन गया क्वेश्चन। अभी नहीं समझे? तुम्हारे सामने सब कुछ होता है, सब कुछ तुम्हारे सामने होता है, उसी में क्वेश्चन घुमा देता है। यहां महत्वपूर्ण रिजल्ट्स थे काफी जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने इसलिए बहुत जल्दी से रब भी नहीं किए, काफी लंबा डिस्कशन इन पर दिया है। तो मुझे बताएं ये क्वेश्चन कर पाओगे? अब आप ये ना सोचें, ध्यान दो ना मेरी बात है, यहां से तुम्हें एक चीज और सीखने को मिल रही होगी, शायद नहीं सीख रहे हो तुम, लेकिन सीखो कि ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड भी जीरो नहीं है, फोर्थ भी जीरो नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद ही पता चलेगा ये सबसे ज्यादा तोप है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। फिर इसके बाद इसकी घट गई, तो कहोगे सर कैसे घटी? बी कम था, के ज्यादा था, तो कम रह गई इसके मुकाबले, ये और कम हो गई, और आगे को एक हो गया बी क्यूब अपॉन के क्यूब आएगा उसमें अगली टर्म में, वो और हो जाएगी।
और एक चीज सीखने को और मिलेगी, चाहे वो कोई से भी ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन हो, एनर्जी सबके प्रोपोर्शनल चलेगी। सभी में एनर्जी है, सब में आएगी एनर्जी। तो अगर 2 रेशो पूछे तो वो एनर्जी के सदा इंडिपेंडेंट आएगी। जैसे वो कहता है सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, रेशो एनर्जी के इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सब में रहेगा इंडिपेंडेंट। चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर का अनपर्टर्ब से डिवाइड कर दो तब भी इंडिपेंडेंट एनर्जी होगी, इसको इससे डिवाइड कर दो तब भी, किसी का भी किसी से रेशो लोगे तो ईएन पर निर्भर नहीं करेगा वो, क्योंकि ईएन सब में लीनियर फंक्शन है। सीख गए बात? सीख गए तो मैं आगे बढ़ूं। तो भी मत सोचा करो, स्कोप तो मुझ पे सदा ही रहता है। तुम कहोगे सर इसी टॉपिक पर पढ़ाते रहो, तो पढ़ाते रहो, क्वेश्चन बनते रहेंगे, बी और के की वैल्यू देना शुरू कर दूंगा। जब तुम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से थक जाओगे फिर थर्ड पे पहुंचाऊंगा। लेकिन थर्ड पे क्यों नहीं पहुंचाऊंगा? क्योंकि इनकी बिसात कम होती जा रही है, इसके मुकाबले यही बहुत कम रह गया। पहले यही इफेक्टिव है इसके मुकाबले, और ये और भी बहुत कम है। तो आगे के ऑर्डरों को इसलिए छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत बहुत कम आती है। बी क्यूब अपॉन के क्यूब, B4 अपॉन X4, बी बहुत ही छोटा है, के बहुत ज्यादा है। कम समझे बात? समझ गए तो फिर बढ़ूंगा आगे। जो सो गए हैं उन्हें जगा दूं, और टॉपिक चल रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर। और क्या पढ़ रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। और पर्टर्बेशन आज किसका पढ़ रहे हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर। बहुत अच्छा किया तुमने, सबने बता दिया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि तुम में से कोई सा भी उठ के ये भी कह सके सर ये पढ़ा क्या रहे हो, क्यों जी? बेसिकली जितने भी लोग ग्रेट होते हैं, एक विचारधारा पैदा होती है। फिजिक्स पढ़ के पता है क्या होता है? विचार पैदा होते हैं, थॉट्स जनरेट होती हैं। थॉट्स जनरेट करने तक फिजिक्स पढ़ो, आपको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं पूरे जीवन में तुम देखोगे जितनी भी हमारी फिजिक्स हम पढ़ते हैं, सारी कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट्स पे लगी होती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि कहाँ लग रही है, तो वो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी महानता की कसौटी पर आप खड़े हो जाते हैं। तो विद्वान चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो अंत में क्या है? फिलॉसफी में पहुंच जाता है। फिलॉसफी मीन्स ये फिजिक्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के जितने भी फिनोमिना वो दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। कहां जाकर आप इस चीज को महसूस करोगे? बहुत सालों की तपस्या के बाद। एकदम नहीं आएगा। कभी सोचो, आज जो बातें मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें आगे याद आएंगी कि सर कुछ कहते थे ऐसा कुछ। अगर तुमने सब्जेक्ट में मेहनत की तो विचार पैदा होते हैं। तो विचार तक पढ़े फिजिक्स। यहाँ पे हमारे पास अगला करेक्शन क्या है, इस पे क्वेश्चन आया। मैं बताता हूँ क्या आया और कितने इजी से उस क्वेश्चन को किया जा सकता था। एक बार क्वेश्चन आया कि वीपी पर्टर्बेशन पोटेंशियल दे रखा था Cx⁴ ये दिया। हो गया? आज तो बड़ा जल्दी हो गया भाई। चलो थोड़ा सा और खींचे देते हैं 10 मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ इसी टॉपिक में कवर हो जाए, है ना। दूसरा घंटा भी इसी पे दोगे तो पर्टर्बेशन ही। क्यों जी? देश के बच्चों से एक खतरा है कि वो जैसे ही देखेंगे ना कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पे एक घंटे के 5 वीडियो 6 वीडियो, एकदम डर जाएंगे। इतना कौन देखे? सब है तो शॉर्टकट चाहिए। हो सकता है नीचे मार्क लिखे मिला करें कुछ दिन बाद, सर कुछ ज्यादा ही डीप में चले गए, है ना। डीप ना चाहिए, सब है क्या चाहिए? सुपरफिशियल चाहिए। और बहुत तो ये सोच रहे होते हैं पेपर ही पता जो चल जाए क्या आ रहा है, उसे ही बता दें सर। एक डिमांड आती है, जेस्ट का पेपर है सर, वीडियो डाल दो। अरे भाई कुछ पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो। इतना मसाला डाल रखा है उसमें, कुछ तो मेहनत करो। कोई मेहनत नहीं चाहता। हाँ, सब ये चाहिए कि पेपर बता दो। किसे पता पेपर क्या पूछने वाला है? मुझे ही ना पता, मैं पेपर सेट करूं, मुझे ही ना पता मैं क्या पूछने वाला हूं। कि उस टीचर को कैसे मापोगे जो टीचर पेपर बना रहा है? कैसे मापोगे ये बताओ? उसका जो मन करेगा वो पूछ लेगा। हाँ, ये मुझे पता है कि जो मैं बता रहा हूं पूछेगा इनमें से ही। क्योंकि जैसे जैसे आप डीप में जाते चले जाओगे, आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं सिखाता तो हूं दिन भर, यही सिखाता हूं कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो पेपर सेटर के पास लॉट ऑफ स्कोप होता है, हर बार वो डायरेक्शन चेंज करता है। फर्स्ट ऑर्डर पे ही क्वेश्चन है ज्यादा आएंगे, ये पहले सुन लेना। क्यों आएंगे? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे काम का है। उसके बाद तो असर ही उसका बहुत कम होता रह गया, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। 2 चीजें सिखा दूं मैं बस, उसके बाद छोड़ता हूं तुम्हें। यहां पे जैसे पर्टर्बेशन आपको कहा Cx⁴ है,
तो जैसे CX4 आपको कहता है और आपसे कहता है कि भाई इसमें वैल्यू कैलकुलेट करो, एनर्जी करेक्शन क्या होगा, तो सिंपली फॉर्मूले पे जाओ, ई गैस का फॉर्मूला, और क्या अप्लाई कर दो, साई नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट Vp साई नॉट इंटू डी एक्स, और x की लिमिट क्या कर दो, -∞ से +∞। ये वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई वैल्यू, m ओमेगा अपॉन पाई h कट की पावर हाफ, और -∞ से +∞, e की पावर -m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन h कट, और यहां पे CX4 इंटू डी एक्स कर दो। नहीं कर लोगे? अब इसमें क्या समस्या आ रही है आपको, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या आया, नेट का क्वेश्चन आया हुआ, उसने कहा कि एनर्जी करेक्शन ई गैस किस पे प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट ऑर्डर, तो आंसर था वहां प्रोपोर्शनल टू सी होगा, ई गैस प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर होगा, थर्ड ई गैस इंडिपेंडेंट अपॉन सी होगा, और चौथे पे कुछ और दे दिया, ई गैस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इस तरीका से क्वेश्चन था, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या पता चला, ये सी तो मैं दिख नहीं रहा कि सी यहां पे प्रोपोर्शनल में आ रहा, तो ये सी तो आएगा ही आएगा। अब इसके साथ जो भी आता हुआ आता रहो, तो आंसर क्या है, सी के प्रोपोर्शनल होगा। अब तुम कहोगे सर इसे पूरा सॉल्व कर दो, तो ये काम अपने आप कर लेना, गामा फंक्शन को अच्छे से पढ़ लो, m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन h कट को कुछ देर के लिए कुछ मान लेना, उसके बाद गामा फंक्शन लगा देना, निकल लोगे सॉल्व। क्यों जी, होमवर्क में कितना कर लो आज जाके, 4 क्वेश्चन निकाल लेने, मैं कल चेक कर लूंगा तुम्हारे। Vp की वैल्यू CX4 1, Vp की वैल्यू CX की पावर 6, Vp इजकल टू CX की पावर 8, यहां तक कर लो। ये 3 क्वेश्चन घर पर निकाल लेना, और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करके ये बता दिया, इनमें से आने वाला है जल्दी क्वेश्चन कोई सा भी, ये तो पता नहीं कितनी बार आया है। लगा दोगे गामा फंक्शन, इसे लगा के इसे सॉल्व कर देना, यहाँ पे गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के आपस में आंसर मैच करा देना, और कल मुझे इन तीनों के आंसर बता देना क्या क्या है। और बहुत ही अच्छा क्या हो, बहुत ही अच्छा हो, आप क्या करना, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, Vp इजकल टू CX की पावर 2n का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके लिए सॉल्व करो एक क्वेश्चन। पर्टिकुलर पोटेंशियल है CX की पावर 2n, और इसके लिए एनर्जी करेक्शन ई गैस की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे ही इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कल दोगे मुझे सॉल्व करके, इसका मैं रिजल्ट डिस्कस कर दूंगा किसी वीडियो में, और ये सॉफ्टवेयर में काम करेगा फिर हमारा। पता फिर क्या होगा, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 रख देंगे तो x स्क्वायर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, n की वैल्यू 2 रख देंगे x की पावर 4 की सॉल्व हो जाएगी, n बराबर 3 x की पावर 6 की। सीख रहे हो? एक फॉर्मूला ऐसा बना लो, उसे टिप्स पे याद कर लो, और फिर ढूंढो पेपर में कब मिल रहा है, जब मिल जाए तुरंत आंसर मार देना। हाँ जी, क्या कर दूं? अच्छा, महान बनो, बड़े सोचो, और पूरी दुनिया पे छा जाओ। बात समझ रहे हो? हाँ, और महान जब बनते हैं जब दुनिया को देते हैं। हमारा सिलेक्शन एक बार पीछे चला जाए, दुनिया का हो जाए, है ना, ये सोच कर दो, है ना। तुम ये सोच रहे हो पहले हमारा हो जाए, दुनिया का बाद में हो, ऐसा क्यों सोचो। जीतेगा रेस में वो जो अपने आप को क्या बना लेगा, यस, सॉलिड कर लेगा खुद को, सोच को बड़ा कर लेगा, मेहनत करेगा, हार जानता नहीं, और मेहनत में मेहनत करे चला जाएगा, उसे कौन रोकेगा। बात समझ रहे हो? तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस कर रहा था, बीच बीच में तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर एक जनरलाइज फार्मूला बना के एक ऐसा कंसेप्ट पैदा कर लेंगे जो आपकी किसी भी n की वैल्यू के लिए ओबे हो जाएगा, जिससे आपको x स्क्वायर की वैल्यू हो, x4 हो, x6 हो, x8 हो, सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसका एक डिस्क्रिप्शन अपनी कॉपी पे ऊपर लिखेंगे, x, x2, x5, x7 इन पे सब पे 0 लगा देंगे, और x की पावर 2n का फॉर्मूला याद कर लेंगे। फिर आप इंतजार करेंगे किसका, कि किस पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वेश्चन आए और हम उसे तुरंत से कैसे करें। बस यही लेक्चर की खूबी थी इसकी, जो इसमें डिस्कशन चल रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।